हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। सो डिस्कशन करते हैं आज हम डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेस के। कुछ इंपॉर्टेंट फोर्सेस हैं जिनको डिस्कस करेंगे। तो आज का टॉपिक है सम कॉमन फोर्सेस। अब ये इसका मतलब नहीं है कि संसार में केवल इतने ही फोर्स होते हैं, ये कॉमन फोर्सेस हैं जो हमको पढ़ने हैं। वैसे बहुत सारे फोर्स होते हैं बेटा संसार में। न्यूक्लियर फोर्स कौन सा फोर्स है? ये बहुत वीक फोर्स है, केमिस्ट्री में एग्जिस्ट करता है। न्यूक्लियर फोर्स कहाँ लगता है? न्यूक्लियॉन के बीच में। कहाँ लगेगा भाई? न्यूक्लियॉन के बीच में। बेटा इसको युवराज, इसको लो पे कर दे बेटा, ये शोर थोड़ा ज़्यादा है, लो पे कर दो। हाँ ठीक है। और स्विंग एलेबल कर दे उसका, स्विंग पे तो है ये शायद। हाँ ठीक है। चलो बच्चों देखो, तो बहुत सारे फोर्सेस है बेटा, ठीक है ना? आर यू कंफर्टेबल? ठीक है। सो न्यूक्लियर फोर्सेस कहाँ पर लगते हैं? ये आपके पास न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होता है। प्रोटॉन एक पॉजिटिव पार्टिकल है। किसका पार्टिकल है? पॉजिटिव। तो प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में अट्रैक्शन लगता है। क्या लगता है? अट्रैक्शन, बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स। तो न्यूक्लियर फोर्स की वजह से प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में अट्रैक्शन लगा करता है। तो ये मतलब मैं कह रहा हूँ कि टाइप ऑफ फोर्सेस बता रहा हूँ मैं, कहाँ फोर्स एग्जिस्ट करता है। आपने सुना होगा मैग्नेटिक फोर्स, बचपन में आपने मैग्नेट को लेके खेला होगा। एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को अट्रैक्ट भी करता है और दूसरी साइड रिपेल भी करता है। यस और नो? कुछ हिस्सा आपने अट्रैक्ट करता देखा होगा, तो एक्चुअली वो नॉर्थ साउथ को अट्रैक्ट करता है और नॉर्थ को रिपेल करता है। यस। और कौन सा फोर्स आपने देखा बच्चों? आपने स्प्रिंग के साथ खेला होगा, स्प्रिंग को दबाते होगे फिर स्प्रिंग बाहर फेंक देती है। यस सर। तो हम नाम लिखते जा रहे हैं फोर्सेस के। तो एक तो मैंने बताया आपको न्यूक्लियर फोर्स। कौन सा फोर्स बताया भाई? न्यूक्लियर फोर्स। दूसरा मैंने आपको बताया मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। तीसरा मैंने आपको बता रहा है स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स। बच्चों ये आपको क्लास 12th में मिलेगा। न्यूक्लियर फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, स्प्रिंग फोर्स। एक और फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या नाम है भाई? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपको वो भी क्लास 12th में मिलेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहाँ पे लगता है? अभी आपको मैं जब केमिस्ट्री में पढ़ाऊँगा एटॉमिक स्ट्रक्चर, क्या पढ़ाऊँगा? एटॉमिक स्ट्रक्चर। तब आप देखेंगे बेटा कि सेंटर पे न्यूक्लियस रहता है और बाहर इलेक्ट्रॉन रहता है। बाहर क्या रहता है? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन जो है ये एक दूसरे को खींचते हैं, और प्रोटॉन जो होता है इलेक्ट्रॉन की टाई पकड़ करके इसको घुमाता है इस तरीके से, ठीक है ना? तो यहाँ पर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में लगने वाला फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या नाम है इसका? हाँ, तो भैया एक फोर्स का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये फोर्स आपको ज़्यादातर हायर क्लासेस में मिलेंगे। अब हम बात करते हैं जो फोर्सेस हमारे काम के हैं। हमारे जो काम के फोर्स हैं, हम दीवार पे मुक्का मारते हैं, किसी चीज़ को धक्का दे देते हैं, ये जो फोर्स की कैटेगरी है बेटा, इसको बोलते हैं मस्कुलर फोर्स। कौन सा फोर्स बोलते हैं? मतलब विद द हेल्प ऑफ मसल्स जो फोर्स लगते हैं, उस फोर्स को हम बोलते हैं मस्कुलर फोर्स। तो ये फोर्स कहलाता है भाई मस्कुलर फोर्स, ठीक है? सो मस्कुलर फोर्स, द फोर्स ऑब्टेन्ड बाय द वर्किंग ऑफ ह्यूमन बॉडी मसल इज कॉल्ड मस्कुलर फोर्स, ठीक है ना? एग्जाम्पल लिफ्टिंग ऑब्जेक्ट, पुशिंग अ व्हीकल, पुशिंग अ टेबल, समझ गए ना? लिफ्टिंग अ बुक, ये जो फोर्सेस हैं हमारी मसल से बनते हैं, ये कहलाते हैं मस्कुलर फोर्स। तो ये हमको डील करना है। अगला एक फोर्स बताओ भाई, बता सकते हो? बहुत कॉमन फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सा फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स। ये तो हमारे सिलेबस में भी है ग्रेविटेशनल फोर्स। कल मैंने बताया था कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है आपके सिलेबस में, जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगना है वो लगना है, बोलो F = कितना? mg। याद है जी? बताइए ना बात आपको, कितना फोर्स लगना है? F = mg। कैसे लगना है? ये देखिए, ये अर्थ है, अर्थ की सरफेस पर कोई बॉडी m मास की रुकी हुई है, इस पर लगने वाला ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कितना है? g। कितना है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन? g। क्लियर है?
फोर्स की डेफिनेशन क्या होती है? फोर्स इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स इक्वल टू मास और एक्सेलरेशन कितना है? जी। तो बोलो आंसर कितना बन गया? mg। क्या बन गया? मतलब m मास की बॉडी जो अर्थ पे है, m मास की बॉडी जो अर्थ पे है, अर्थ उसको कितने फोर्स से खींच रही है? mg फोर्स से। कितने फोर्स से खींच रही है? mg फोर्स से। समझ गए? और यही फोर्स, जिस फोर्स से अर्थ बॉडी को अपने सेंटर की ओर खींच रही है, उसे हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। एक बढ़िया बात करते हैं आपसे, आपको सुन करके मज़ा आएगा। बच्चों आप सब लोग जानते हो कि अर्थ गोल है ना जी भाई? हाँ ठीक है, परफेक्ट शेप की बात मत करो, नॉर्मल मोटा मोटी हम उस शेप की बात कर रहे हैं। ये भाई साहब अर्थ अपने पास मान लो गोल है, ठीक है, ऐसे कोई फुटबॉल टाइप है, कोई फुटबॉल टाइप है। और जितने भी देश हैं, जितनी भी कंट्री हैं, कहाँ हैं? फुटबॉल के ऊपर वाले हिस्से भी के अंदर घुसी हुई हैं, ऊपर हैं, सबके सब क्या हैं? ऊपर हैं। तो फुटबॉल एक फुटबॉल टाइप अर्थ समझ लो, और यहाँ पे हैं। तो अपन मान लो इंडिया, अपन जो है अपन साउदर्न हेमिस्फीयर में आते हैं, तो यहाँ पे मान लो यहाँ पर कहीं पर इंडिया है, ऊपर नीचे की तरफ से ऐसे, समझ गए ना? और यहाँ पर तो जानते ही होगे तुम लोग, ये नॉर्थ पोल है और ये क्या है भैया? साउथ पोल है। तो इन पर तो कोई रहता नहीं है। यहाँ पर कहीं पर अपना जो है, इधर जो है हल्का सा रशिया वशिया समझ लो। क्या समझ लो? रशिया, रूस वगैरह, ठीक है ना? अब एक बात बताओ, एक बंदा यहाँ पे खड़ा हुआ है तो उसका सिर यूँ है और पैर यूँ है, मतलब ऐसे समझना कि वहाँ पे है, ठीक है ना जी? और एक बंदा यहाँ पे है, दूसरा, तो कोई दूसरी कंट्री होगी, ग्रीनलैंड वगैरह, समझ गए जी? तो अब वो भी तो पैर तो ज़मीन पे ही रखेगा। तो ये देखो भाई साहब, ये कुछ ऐसा है, बोलो हाँ जी, यस और नो? तो इसको ये लगेगा भाई मैं सीधा खड़ा हूँ, तो क्या इसको लगेगा मैं उल्टा खड़ा हूँ? क्यों नहीं लगेगा? बिल्कुल सही, आप समझ चुके हो, ग्रेविटेशनल फोर्स। समझ गए ना? हम भी हो सकता है हम भी उल्टे हों, अपन साउदर्न हेमिस्फीयर वाले हैं भाई, समझ गए? मतलब ये, हाँ नॉर्दर्न में है, तो सॉरी गलती हो गई होगी, नॉर्दर्न में है, पता कंफर्म कर लीजिएगा मेरे को, नॉर्दर्न में है। चलिए, तो यदि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है तो अपन तो ऊपर हो गए, ठीक है ना? बट ये जो नीचे वाले हैं भाई साहब, तो इनको क्या उल्टा लगता होगा? बिल्कुल नहीं लगता होगा, क्योंकि इसको खींच रखा है अर्थ ने अपने सेंटर की तरफ। समझ गए? इसको ज़बरदस्त तरीके से अर्थ ने क्या कर रखा है? अपने सेंटर होल्ड कर रखा है, ठीक है? इसलिए हर कोई अपने आप को सीधा ही मानेगा। इवन हम तो क्या, बड़ी बड़ी बिल्डिंग जो हैं उनको भी खींच करके रखा है, समझ गए? इसलिए सबको क्या लगेंगे? एकदम सीधे लगेंगे। क्लियर हो गया ना? तो यहाँ मैं ठहरा हुआ हूँ इसलिए, ये बिल्डिंग ठहरी हुई है इसलिए क्योंकि अर्थ ने अपने सेंटर की तरफ हम सब पे फोर्स लगा रखा है। कितना फोर्स लगा रखा है? mg। कितना फोर्स लगा रखा है? और इस फोर्स से अर्थ सबको खींच रही है, इसलिए हम लोग यहाँ पे तने हुए हैं। अगर ये फोर्स ख़त्म हो जाए तो ये बिल्डिंग हवा में उड़ जाएगी, छोड़ करके चली जाएगी प्लैनेट को, समझ रहे हो? छोड़ करके प्लैनेट को चली जाएगी, हम सब उसके अंदर उड़ते चले जाएंगे बिल्डिंग के साथ साथ में। हाँ, क्या मून में भी ग्रेविटेशनल है? ज़्यादा, g/6 है। कितना भाई साहब? g/6 है। जैसे अर्थ का है 9.8 तो मून का 1.3 समथिंग, छठवां हिस्सा, 9.8 का छठवां हिस्सा कर दो। क्लियर हो गया भाई साहब? तो क्या है? वेट फोर्स लगता है। कितना लगता है वेट फोर्स? mg। इसी को हम बोलते हैं w। तो भैया ग्रेविटेशनल फोर्स की बात यहाँ पे ख़त्म करते हैं, अगले फोर्स की बात हम करते हैं यहाँ पर आपसे। अगला टाइप का फोर्स बताओ भाई कौन सा है? फ्रिक्शनल फोर्स। कौन सा फोर्स? फ्रिक्शनल फोर्स। ये एक फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स ये मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। जहां तुम चलोगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, जहां तुम चलोगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। समझ में आया कि नहीं आया? इसको तुम कैसे कह सकते हो कि जहां तुम चलोगे वैसे तुम अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा? आप किसी दरदरी सतह पे जाना, दरदरी मतलब रफ सरफेस, दरदरी मतलब रफ सरफेस, खुरदुरी भी बोलते हैं। खुरदुरी सरफेस पे जाना और
अपने चप्पल को, रबर की चप्पल को आप जो है यूं करना पीछे की तरफ, बोलो हाँ। तो उसके जो स्क्रैचेस आएंगे ना, पीछे की तरफ आएंगे कि आगे की तरफ, बोलो। स्क्रैचेस कहाँ आएंगे? आगे की तरफ। कहाँ आएंगे? आपने उसको चप्पल को आगे से पीछे किया है, तो जो उसके चप्पल के स्क्रैचेस बनेंगे वो कहाँ बनेंगे? पीछे से आगे। समझ में आया? चप्पल में जो स्क्रैचेस बनेंगे कहाँ बनेंगे? पीछे से आगे। समझ में आ रहा है? ठीक है ना? जो समझ में आया उसी पे सिर हिलाना, ज़बरदस्ती नहीं हिलाना। तो भाई आप सिंपल किसी दरदरी फेस पे अपने हाथ को रख करके यूँ प्रेस मारेंगे, हाँ है ना? तो आपका हाथ सरफेस पर यूँ मूव कर रहा है, तो सरफेस के पार्टिकल की रिलेटिवली मोशन आगे की तरफ है कि पीछे की तरफ है? पीछे की तरफ। तो वो अपना इंप्रेशन आपके हाथों में पीछे की तरफ छोड़ेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हो गया? तो फ्रिक्शन हमेशा अपोजिट टू द बॉडी लगता है, सॉरी अपोजिट टू द मोशन लगता है। क्या लगता है? अपोजिट टू द मोशन। और फ्रिक्शन आपके चलने के लिए बहुत ज़रूरी है बच्चों, फ्रिक्शन आपके चलने के लिए बहुत ज़रूरी है। कोई बताएगा अगर फ्रिक्शन ना होता तो हम चल पाते क्या? नहीं चल पाते। खड़े तो हो जाते भाई साहब, चल नहीं पाते। खड़े तो हो जाते मगर चल नहीं पाते। जैसे एक बहुत चिकनी सरफेस, बहुत फिसलन वाली सरफेस, ठीक है ना? हाँ, आप सरफेस पे डाल दो पानी और साबुन मिला के डाल दो, सोप और वाटर, और वो भी ऐसे ही बिल्कुल टाइल्स वाली फेस पे। समझ गए जी? अब आप देखिए उस पर खड़े तो आप आराम से हो जाओगे, बट मैं बोलूँ दौड़ो जैसे फुटबॉल ग्राउंड में दौड़ते हो तो बढ़िया मुंह हाथ बेंड हो जाएंगे आपके। बोलिए दौड़ पाएंगे क्या? नहीं दौड़ पाएंगे। समझ गए ना? तो भैया वहाँ पे आपको फ्रिक्शन नहीं मिलेगा। क्या आपको फ्रिक्शन नहीं मिलेगा? और फ्रिक्शन नहीं मिलेगा तो आप अपने लिए रिएक्शन तैयार नहीं कर पाएंगे। अगर आप अपने पैरों को स्लो मोशन में देखेंगे तो आप अपने पैरों को ज़मीन को धकेलते हैं पीछे की तरफ। स्लो मोशन में ट्रीट करके देखिएगा, आप ज़मीन को पीछे की तरफ धकेलते हैं, हाँ या ना? तो ज़मीन आपको आगे की तरफ धकेलती है, ज़मीन आपको आगे की तरफ धकेलती है। देखिए जब भी आप ज़मीन में चलते हैं तो आप जो हैं अपने जूतों से ज़मीन को या पैरों से ज़मीन को पीछे की तरफ पुश मारते हैं। बोलिए यस और नो? बदले में आपको ये आपने एक्शन दिया, ये आपने क्या दिया? एक्शन। उतना ही आपको क्या मिला? रिएक्शन। अब इसके दो कंपोनेंट बनेंगे। जब कोई एरो ऐसा आता है इसका मतलब कुछ यहाँ बटेगा और कुछ यहाँ बटेगा। बोलो यस और नो? कुछ यहाँ बटेगा और कुछ यहाँ बटेगा। तो एक फोर्स ये बट गया और एक फोर्स ये बट गया। बोलो यस और नो? मतलब आपको जो रिएक्शन फोर्स मिला है उसके दो कंपोनेंट हो गए। एक ऊपर वाला, ऊपर वाले को बोलते हैं वर्टिकल। क्या बोलते हैं? वर्टिकल। और नीचे वाले को क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल। क्या बोलते हैं? समझ में आ रहा है? दो कंपोनेंट मिल गए इस फोर्स के। अब ये वाला फोर्स क्या करेगा? कंपोनेंट ये आपको स्टैंड रखेगा। क्या रखेगा? ये स्टैंड रखेगा। क्या रखेगा? स्टैंड रखेगा। समझ गए? और ये वाला कंपोनेंट क्या करेगा? आपको आगे बढ़ाएगा। क्या? नहीं, कहीं ऐसा नहीं हो सकता कि हर जगह सेम फोर्स मिलेगा। हर जगह पर सेम फोर्स बिल्कुल नहीं मिल सकता है। अगर यहाँ पर सरफेस जो है स्ट्रॉन्ग है तो आपको वर्टिकल कंपोनेंट बढ़िया मिलेगा, मगर फोर्स आपका अगर आपकी रेतीली ज़मीन है या मुलायम ज़मीन है, कीचड़ में आप चले गए हैं, तो आपको वर्टिकल फोर्स उतना बढ़िया नहीं मिलेगा। इसलिए आप वहाँ पर अच्छे से स्टैंड नहीं हो पाएंगे। क्लियर हुआ? बोलो ज़ोर से। समझ गए ना? तो आपको हर जगह ऐसा हर जगह आपको रिएक्शन प्रॉपर नहीं मिलेगा, और जहाँ पर आपको रिएक्शन प्रॉपर मिलेगा वहीं पर आप अच्छे से चल पाएंगे। आपको अच्छे से चलने के लिए रिएक्शन, प्रॉपर रिएक्शन मिलना बहुत ज़रूरी है। क्लियर हो गया जी? अब जब आप पानी में जाते हैं बच्चों, जब आप पानी में जाते हैं तो क्या है? पानी की जो सरफेस है वो रिजिड नहीं है, वो ठोस नहीं है। बोलो हाँ, फ्लूइड है। तो अगर आप पानी में यूं भी करेंगे, ऐसे जाएंगे, तो नीचे से आपको कोई रिएक्शन नहीं मिलेगा। समझ गए ना? थोड़ा बहुत हल्का सा आपको सामने की तरफ तो मिल जाएगा, बट आपको नीचे से थोड़ा ही सा मिलेगा, मामूली सा, बिल्कुल ना के बराबर। समझ गए? इसीलिए पानी में आप खड़े नहीं रह सकते हैं। हाँ, फिर आप अपनी बॉडी को प्रोपेलर्स जैसे इस्तेमाल करके पीछे की ओर पानी को धकेलेंगे। यस और नो?
तो बदले में आपको रिएक्शन मिलेगा और आप आगे बढ़ते जाएंगे। हाँ, हॉरिजॉन्टल फोर्स से आप आगे बढ़ते जाएंगे। जी क्या कह रहे हैं आप? पानी में खड़े रहते हैं, सारा कैमरा ट्रिक है यार। तो फिर कैसे खड़े रहेंगे? नहीं नहीं नहीं, भाई आप जब तक कोई एक्सटर्नल एड नहीं यूज़ कर रहे हैं तो पॉसिबल ही नहीं है। इतना, या तो फिर यार एक्सट्रीमली डेंसिटी का पानी होना चाहिए बहुत, फिर वो नामुमकिन सी बात हो गई। ठीक है, तो अगला फोर्स जो हम बात कर रहे थे फ्रिक्शनल फोर्स, चलिए नोट करिए, इसको नोट करिए, बात भेजना भाई, तुम लोग देखते हैं कौन सा ऐसा प्रूफ है। पानी में खड़े होने का साइंस देखेंगे हम भी, आप लोग बताइएगा अगर कुछ ऐसा आपने देखा हो, कोई वीडियो वगैरह हो पानी में खड़े होने का तो भेजिएगा, समझ गए ना। फेक बस ना हो कि आजकल वो रील्स बना देते हैं, आग खाने का रील्स बना देते हैं, उस टाइप का ना हो भाई। ट्रेनर का, हाँ ठीक है भेजिएगा, फिर साइंस में ढूंढूंगा कि पानी में खड़े होने का साइंस क्या है। ठीक है, एक और फोर्स जो बहुत कॉमन है, लिखो भाई पार्थ बातें नहीं, एक और फोर्स बहुत कॉमन है जिसका नाम है एयर रेजिस्टेंस फोर्स, हाइड्रोक्लोरिक फोर्स। हाइड्रोक्लोरिक फोर्स ना 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 ना, सही बोलो भैया, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स। क्या नाम है? हाइड्रोस्टैटिक। हाँ, फ्लूइड में जो फोर्स लगता है उसको बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक फोर्स। जैसे ये कंप्रेशन सिस्टम बनाए जाते हैं आज फ्लूइड बेस, इनको हाइड्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। हाँ, तो लिख सकते हैं आप यहाँ पे हाइड्रोस्टैटिक फोर्स। और एयर रेजिस्टेंस फोर्स भाई साहब, एयर रेजिस्टेंस फोर्स, एयर रेजिस्टेंस फोर्स से बचने के लिए युवराज क्या किया जाता है? एयर रेजिस्टेंस फोर्स से बचने के लिए क्या किया जाता है? हाँ, है क्या एयर रेजिस्टेंस फोर्स? कौन बताएगा एयर रेजिस्टेंस फोर्स क्या है? हाँ 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 हाँ, बिल्कुल सही। हाँ, क्या कहते हैं उस स्ट्रक्चर को? स्ट्रीम लाइन स्ट्रक्चर भी बोल सकते हो, स्ट्रीम लाइन बॉडी, ठीक है ना। एरोडायनेमिक भाई देखिए, हाँ बिल्कुल सही, एरोप्लेन में भी रहता है। एयर रेजिस्टेंस मतलब जब कोई चीज़ चलती है तो आप देखे होगे, जब आप गाड़ी में चलते हो तो हवा बहुत ज़ोरों की लगती है, वो आपको रोकती है। आगे वाली सीट में जो गाड़ी चलाता है उसको तो बहुत तेज़ हवा लगती है, जितनी तेज़ गाड़ी चलाएगा उतनी तेज़ हवा लगेगी, यस और नो। अब वो हवा एक तरीके से आपके व्हीकल को रोकने का काम करती है। ऐसा कुछ नहीं है, हाँ ऐसा कुछ नहीं है भाई। हाँ, प्रेशर कम हो जाता है, ये ज़रूर चीज़ है, ठीक है ना। अब वो एक अलग साइंस हो गया, प्रेशर कैसे कम होता है, स्पीड से हवा निकलती है। चलिए उससे विषय से हम भटक जाएंगे, अभी पहले इसकी बात कर लेते हैं, फिर उसको अलग से एक्सप्लेन करेंगे। देखिए, एयर रेजिस्टेंस कहाँ लगता है? जब गाड़ियाँ तेज़ चलती हैं तो गाड़ी के जो फ्लैट सरफेस होते हैं उसके कारण एयर रेजिस्टेंस लगता है। स्पेशली आपने देखा होगा बसें एकदम फ्लैट होती हैं, बसें एकदम क्या होती हैं? फ्लैट। तो उनको भारी फ्रिक्शन का सामना करना पड़ता है भाई, उनको बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन का सामना करना पड़ता है, इसीलिए उस फ्रिक्शन से बहुत ज़्यादा लॉस होता है, उनकी स्पीड कम होती है। उसको बचने के लिए एरोडायनेमिक स्ट्रक्चर बनाया जाता है। कैसा स्ट्रक्चर बनाया जाता है? एरोडायनेमिक। अभी देखा होगा आपने, जो वंदे भारत गाड़ी चली है उसके सामने नुक्की सी निकली हुई है, उसको आप, हाँ, और जापान की बुलेट ट्रेन देखे होंगे फुल फ्लैट रहती इस तरीके से। कार का भी स्ट्रक्चर एरोडायनेमिक ही होता है। स्पोर्ट्स कार वो तो उनका तो गजब एरोडायनेमिक रहता है, उनकी नोक निकली रहती है, फार्मूला कार्स का, ठीक है ना। तो ये स्ट्रक्चर एरोडायनेमिक स्ट्रक्चर इसलिए कि एयर रेजिस्टेंस कम से कम लगे, समझ गए? हाँ, हवा को काट करके इस हवा को फ्लैट सरफेस से बाहर बाईपास कर देती हैं, समझ गए ना। युद्ध नहीं करती हवा के साथ, कह देती है निकल जाओ पतली गली से, ठीक है ना। तो हवा जो है सट करके उनकी बॉडी से निकल जाती है हाई स्पीड में, और वो डायरेक्टली अब फ्लैट सरफेस रखोगे तो रोकेगी। क्लियर हुआ? चलिए बना लीजिए इतने फोर्सेस को बच्चों। अब आते हैं डायरेक्टली न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के बारे में आते हैं, जो इस टॉपिक में बहुत इंपॉर्टेंट है और एक क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएगा ही, आइदर न्यूटन फर्स्ट लॉ है या न्यूटन सेकेंड लॉ है।
अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बस इतने ही फोर्स होते हैं, बहुत होते हैं, यहाँ तो मैंने इतने बताए आपको। कुछ बता दिए हैं, बाकी होते बहुत सारे हैं। हाँ, अगर आप किसी चीज़ को ट्विस्ट करोगे तो मस्कुलर फोर्स में आएगा। अगर आप अपने मसल से ट्विस्ट कर रहे हो तो मस्कुलर फोर्स में आएगा, मैकेनिकल फोर्स। ठीक है, अगर आप मशीन के थ्रू यूज़ करके करोगे तो मैकेनिकल फोर्स है एक तरीके से। अगर आप मशीन का यूज़ करते हैं तो दैट टाइप ऑफ फोर्स इज़ मैकेनिकल फोर्स। हाँ, तो उसे भी आप बना लें, मैकेनिकल फोर्स। चलो अगली बात करते हैं भाई, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में न्यूटन ने मोशन के कॉज को बताने वाले, मैंने बताया था कि दो चीज़ें हैं, मोशन क्या है और मोशन का कारण क्या है। तो इस चैप्टर में हम मोशन क्या है नहीं जानेंगे, हम मोशन का कारण जानेंगे। तो मोशन के कारण को डिस्क्राइब करने के लिए 3 लॉज बताए, ठीक है ना, मतलब मैकेनिक्स से संबंधित 3 लॉज दिए, उनको हम बोलते हैं लॉज ऑफ मोशन या न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन। सो इन द नोट्स न्यूटन हैज़ गिवन 3 लॉज टू डिफाइन द मोशन ऑफ द बॉडीज़। न्यूटन ने बॉडी के मोशन को डिफाइन करने के लिए 3 लॉज दिए। दीज लॉज आर नोन एज न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। अब 1 बाई 1 हम डिस्कस करते हैं, न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ। तो पहला हेडिंग डालेंगे न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम लोग बच्चों लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। इनर्शिया का मतलब होता है आलस, ठीक है ना, या इनएक्टिव। इसे हिंदी में जड़ या जड़ता भी कहते हैं, ठीक है। न्यूटन्स लॉज ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है, नोट कर लिया। अब ये लॉ क्या कहता है, इफ़ अ बॉडी इज़ इन रेस्ट, अब सुन लीजिए, इफ़ अ बॉडी इज़ इन रेस्ट इट विल कंटिन्यू इट्स रेस्ट। अगर कोई रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा। ये कुर्सी यहाँ पर रखी हुई है, चेयर, ये किस पोजीशन में है? 10 साल बाद भी अगर इसे कोई छेड़े ना तो किस में रहेगी? रेस्ट में रहेगी। क्लियर हो गया? और थोड़े समय के लिए, हाँ, अरे यार मैंने कहा कोई छेड़े ना, अब इससे सरल क्या बात है, छेड़े ना तो रेस्ट में ही रहेगी। और कंसीडर कर लीजिए कि यहाँ पर कोई किसी प्रकार का फ्रिक्शन नहीं है, किसी प्रकार का एयर रेजिस्टेंस नहीं है, हर ये मान लीजिए ये वैक्यूम है। क्या है ये? अगर मैंने इस कुर्सी को चला दिया 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से तो ये हमेशा 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलती रहेगी कि नहीं चलती रहेगी? बोलिए। मैंने कह दिया यदि कुछ भी नहीं है, कोई ग्रेविटी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो ये चलती रहेगी कि नहीं चलती रहेगी? तो क्या हुआ स्टेटमेंट? इफ़ अ बॉडी इज़ इन रेस्ट इट विल कंटिन्यू इट्स रेस्ट, और इफ़ अ बॉडी इज़ इन मोशन, इफ़ अ बॉडी इज़ इन व्हाट मोशन? यूनिफॉर्म मोशन। कौन सा मोशन? देन इट विल कंटिन्यू इट्स यूनिफॉर्म मोशन। समझ गए? अगर कोई बॉडी रुकी है तो रुकी रहेगी, और अगर यूनिफॉर्मली चल रही है तो चलती रहेगी, जब तक कि कौन ना लगे? कौन ना लगे? गलत बात। ग्रेविटी क्यों बोल रहे हो यार? छोटे तौर पे बात क्यों कर रहे हो? ग्रेविटी है क्या? फोर्स है। क्या है ग्रेविटी? फोर्स है। तो फोर्स की कैटेगरी ना, तो कौन भंग करेगा इस इनर्शिया को? ये जो नेचर है, ये जो नेचर है, व्हाट इज नेचर? इफ अ बॉडी इज इन रेस्ट it will be in rest. If a body is in motion
it will be in motion. This tendency is called inertia. This tendency is called बॉडी का नेचर है. अगर बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, अगर यूनिफॉर्म मोशन में है मोशन में रहेगी. दिस नेचर ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड, अरे रेस्ट क्यों कहेंगे? बॉडी के इस नेचर को क्या कहेंगे? इनर्शिया. क्या कहेंगे बॉडी के इस नेचर को? इनर्शिया. समझ में आया? ये रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी. क्यों? इनर्शिया की वजह से. अगर ये मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी. क्यों? इनर्शिया की वजह से. हाँ या ना? अगर ये यूनिवर्स में भेज दो तो मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी. किसकी वजह से? इनर्शिया की वजह से. क्लियर? तो ठीक है, इनर्शिया की वजह से तो है. तो फिर इनर्शिया को भंग कौन करेगा? कौन ब्रेक करेगा इनर्शिया को? फोर्स. कौन ब्रेक करेगा? तो यहाँ से फोर्स की डेफिनीशन आती है. फोर्स का यहाँ से उत्पत्ति समझ में आती है कि फोर्स कौन है. फोर्स इज अ फैक्टर विच कैन ब्रेक इनर्शिया. जो इनर्शिया को ब्रेक कर दे वो कौन है? फोर्स. समझ गए? जो इनर्शिया को भंग कर दे, जो इनर्शिया को तोड़ दे, जो आलस को ख़त्म कर दे, उसको हम क्या बोलते हैं? फोर्स कहते हैं. क्लियर हो गया? सो अब यहाँ से हम एक्सप्लेन ज़्यादा करेंगे अच्छे से. न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन या लॉ ऑफ इनर्शिया कहता है. अब पूरा स्टेटमेंट सुने. इफ़ अ बॉडी इज़ इन रेस्ट इट विल कंटिन्यू इट्स रेस्ट. इफ़ अ बॉडी इज़ इन मोशन it will continue its until and unless some external force is applied. Until and unless some external force is, जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाइड करोगे बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी और मोशन में है तो मोशन में रहेगी. और कल मैंने पढ़ाया था कि वो कौन है जो रेस्ट को तोड़ सकता है? फोर्स. वो कौन है जो मोशन को बदल सकता है? फोर्स. यूनिफॉर्म मोशन चल रहा है तो उसको चेंज कर देगा. हाँ या ना? कल देखा था ना आपने ठेले को धक्का दे करके जैसे फोर्स मारा था तो एक्सेलरेशन पैदा हो गया था. हुआ था कि नहीं हुआ था? हुआ था. क्लियर है? तो फोर्स वो फैक्टर है जो इनर्शिया की बैंड बजाता है. क्लियर है? इनर्शिया मतलब बॉडी का आलस. इनर्ट. इनर्ट मतलब इनएक्टिव. इनर्ट मतलब इनएक्टिव. की रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेंगे और मोशन में है तो मोशन में ही रहेंगे. दिस टेंडेंसी ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड इनर्शिया. दिस टेंडेंसी ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड इनर्शिया. एंड वो ब्रेक इनर्शिया? फोर्स ब्रेक इनर्शिया. तो लिखिए लॉ ऑफ मोशन. क्लियर है सानवी? आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? लिखिए न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन. लिखिए इफ अ बॉडी इट एट रेस्ट if a body it at rest it will remain in rest. It will remain in rest. It will remain in a rest. And if a body in motion, what type of motion? Uniform motion. If a body in uniform motion, then it will continue its uniform motion. ठीक है? It will continue its uniform motion until and unless it is compelled by
COMPELLED, कंपेल्ड यानी कि डिस्टर्ब किया जाए, लगाया जाए, कंपेल्ड बाई एन एक्सटर्नल फोर्स, एन एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। If a body is in rest, it will continue its rest. If a body is in motion, it will continue its motion until and unless compelled by external force. समझ में आ गया? तो जैसे ही एक्सटर्नल फोर्स लगेगा तो क्या होगा, लिखो, टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और uniform motion, to change its state of, to change its state of rest और मोशन। समझ गए बच्चों? तो ये है न्यूटन का फर्स्ट लॉ कि अगर कोई बॉडी रुकी है तो रुकी रहेगी, अगर यूनिफॉर्मली मोशन कर रही है तो मोशन करती रहेगी, जब तक आप कोई बाहरी ताकत यानी कि फोर्स का प्रयोग ना करें। आ गया समझ में? तो क्या यहाँ से, एक मिनट भाई साहब, क्या यहाँ से न्यूटन के फर्स्ट लॉ से फोर्स की जानकारी मिल रही है कि नहीं मिल रही है? मिली ना। तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ ने फोर्स के बारे में क्या जानकारी दी? फोर्स की क्वालिटी बताई। क्या बताई? फोर्स की। तो सवाल आएगा कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन फोर्स के किस नेचर को बताता है? तो आंसर है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अरे सुन तो लोग सवाल भाई पहले। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन फोर्स के क्वालिटेटिव नेचर को बताता है। किसको बताता है? क्वालिटेटिव नेचर को। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन फोर्स के किसको बताता है? क्वालिटेटिव नेचर को। समझ गए आगे? देखो भैया, फोर्स के दो नेचर हैं। फोर्स के दो नेचर हैं, एक क्वालिटेटिव और दूसरा है क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव मतलब जिसको क्वालिटाइज किया जा सकता है, जिसको क्वांट मेज़र नहीं किया जा सकता है, जिसको आप नंबरों में नहीं बोल सकते हो। जैसे मैंने कहा युवराज बहुत अच्छा है ना, दिस इज़ क्वालिटी। और कितना अच्छा है मैं संख्या में नहीं बता सकता हूँ कि युवराज 2 किलो 500 ग्राम अच्छा है। क्या बता सकता हूँ? पार्थ की स्माइल 5 लीटर स्वीट है। क्यों भाई, सही है ये बोलना? अरे गलत है यार, तुम लोग ऐसे सोच रहे हो क्या? स्माइल को कोई स्वीट लीटर में नापेगा क्या? ये क्वालिटेटिव है। क्या है ये? क्वालिटेटिव है। मगर क्वांटिटेटिव जो होता है, जिनको आप मेज़र कर सकते हो कि इस बार इनके 90% आए हैं, दीज आर कॉल्ड क्वांटिटेटिव, दीज आर कॉल्ड क्वांटिटेटिव। तो फर्स्ट लॉ, मुझे खुद आप लोग सोच करके बताओ कि फर्स्ट लॉ फोर्स के किस नेचर को बता रहा है? फर्स्ट लॉ क्वालिटी को बता रहा है कि क्वांटिटी को बता रहा है? क्वालिटी को बता रहा है कि फोर्स क्या कर सकता है? रुके को चला सकता है, रुके को इनर्शिया को ब्रेक कर सकता है। मतलब रुका है तो चला देगा, और जो यूनिफॉर्म में है उसकी मोशन को बदल देगा, उसको एक्सेलरेट कर देगा। फिर आप गलत जगह चले गए। अभी मैंने फर्स्ट लॉ की बात करी है। क्वालिटेटिव में रेट नहीं बता सकता मैं, मेज़रमेंट कुछ नहीं कर सकता हूँ, केवल यही बता सकते हैं। क्या बताया आपने फर्स्ट लॉ में? केवल फर्स्ट लॉ को देखिए। फर्स्ट लॉ में आपने केवल फोर्स के नेचर को बताया, हाँ या ना, कि फोर्स इनर्शिया को ब्रेक कर सकता है, यस और नो। और इनर्शिया को ब्रेक करना मतलब रुके को चला देना, या चले को रोक देना, या चलते को बढ़ा देना या घटा देना, यस और नो। एक्सेलेरेशन में दोनों टाइप है, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है। तो इसलिए फोर्स की क्वालिटेटिव डेफिनीशन कौन देता है? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। बिल्कुल सही। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है वो फोर्स की क्वालिटेटिव डेफिनेशन देता है। फोर्स कितना लग रहा है ये सेकेंड लॉ बताएगा। फोर्स कितना लग रहा है ये कौन बताएगा? सेकेंड लॉ। तो फोर्स की क्वांटिटेटिव डेफिनेशन कौन देगा? सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। समझ गए? तो फोर्स की क्वांटिटेटिव डेफिनेशन जो है वो देगा सेकेंड लॉ।
समझ गए। और फोर्स बदले की भावना से काम करता है। ये कौन बताएगा? थर्ड लॉ, एक्शन इक्वल टू रिएक्शन। समझ गए? आप हमें पीटोगे, हम आपको पीटेंगे। है ये बदले की भावना की नहीं है? तो यही तो है यार, एक्शन इक्वल टू रिएक्शन। तो फोर्स की बदले की भावना कौन बताएगा? थर्ड लॉ। तो तीनों लॉ की अलग अलग भावनाएं हैं। पहला वाला क्वालिटेटिव लॉ है कि फोर्स कैसा है, तो फोर्स ऐसा है। दूसरा, फोर्स कितना है, आंसर फोर्स डैश 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 न्यूटन है। ये सेकेंड लॉ बताया। और थर्ड लॉ क्या बताएगा? फोर्स बदले की भावना से, मतलब एक्शन रिएक्शन पेयर साथ में ही उत्पन्न होते हैं। बोलो क्लियर हो गया? नहीं, उसको ना क्वालिटेटिव बोलेंगे ना क्वांटिटेटिव बोलेंगे। क्लियर हो गया? वो एक अलग चीज़ हो गई। चलिए अब, हाँ कोई डाउट है? अब अगला क्वेश्चन आ रहा है, डिफाइन इनर्शिया। अगला क्वेश्चन लिखिए, डिफाइन इनर्शिया। ठीक है, इनर्शिया क्या है? इनर्शिया क्या है? मैं आपसे बोलूँगा आलस क्या है? गुण है आलस। क्या है? गुण है। गुण मतलब नेचर है। गुण मतलब नेचर है। तो व्हाट इज इनर्शिया? इनर्शिया इज अ नेचर ऑफ अ बॉडी। नेचर ऑफ अ बॉडी। बिकॉज ऑफ दैट, सुन लो पहले, इनर्शिया इज द नेचर ऑफ बॉडी बिकॉज ऑफ दैट the body is unable to change its position of rest or position of motion। क्या ये कुर्सी अपने आप को चला सकती है खुद ब खुद? नहीं चला सकती। क्यों? इनर्शिया के कारण। बोलो हाँ। ब्रह्मांड में गति करती हुई अर्थ क्या अपनी स्पीड अपने आप बढ़ा सकती है? बोलो। आप एक साल में हैप्पी न्यू ईयर मनाते हैं, क्या 200 दिनों में हैप्पी न्यू ईयर मना सकते हैं? अरे अर्थ सन का चक्कर तो उतने ही समय में काटेगी ना। यस और नो? वहाँ ग्रेविटेशन है, फ्री है, एकदम फ्रिक्शनलेस एनवायरनमेंट है। बोलो हाँ। जिस स्पीड से मोशन हो रहा उसी स्पीड से होता रहेगा कि नहीं होता रहेगा? सो बॉडी का ये नेचर, ये क्या है बॉडी का? इनेबिलिटी है कि नहीं है? ये बॉडी की इनेबिलिटी है कि नहीं है? इनेबिलिटी मतलब असमर्थता। ये कुर्सी रखी हुई है, ये अपने आप को नहीं हिला सकती है। ये इस कुर्सी की असमर्थता है, ये इनेबिलिटी है कि नहीं है? ये इनएक्टिविटी है कि नहीं है? इंग्लिश के वर्ड समझो। इनेबिलिटी असमर्थता, इनएक्टिविटी खुद में कुर्सी एक्टिव नहीं है। और ये सब बॉडी के अंदर पाया जाता है। किसी का कम होता है और किसी का ज़्यादा होता है। सो दिस फीचर, दिस नेचर या दिस इंट्रेंसिक प्रॉपर्टी, इंट्रेंसिक मतलब अंदरूनी, इंट्रेंसिक मतलब दिस इंट्रेंसिक प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इनर्शिया। चलिए लिखिए डिफाइन इनर्शिया। लिखिए, इनर्शिया इज प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी। इनर्शिया इज प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी ड्यू टू विच it resists विरोध करना, due to which it resists a change in its state of rest, a change in its state of rest or of uniform motion, or of uniform motion। ठीक है। बॉडी की प्रॉपर्टी जिसके कारण बॉडी अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन में बदलाव का क्या करती है बच्चों? समर्थन करती है कि विरोध करती है?
अच्छा, अब आप कह रहे हो समर्थन करती है, बदलाव का क्या करती है? अरे विरोध कर रही भाई, रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहती है। बोलो हाँ या ना? रजिस्ट लिखाया है मैंने, रजिस्ट। रजिस्ट मतलब विरोध करना, रजिस्ट मतलब विरोध करना। समझ में आया? मैंने क्या कहा? अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहती है। रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना मतलब रेस्ट से मोशन में आना। हाँ, दिमाग लगा के बात करो ना। मैं बोल रहा हूँ रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहती है, अभी सही बोला तुम लोगों ने। मतलब रेस्ट से मोशन में आना नहीं चाहती, मतलब रेस्ट से मोशन में आने का क्या करेगी? विरोध करेगी, अपोज करेगी, रजिस्ट करेगी। हाँ या ना? दिस फीचर, दिस क्वालिटी, दिस बिहेवियर, दिस नेचर ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड इनर्शिया। समझ में आया? अगर बॉडी मोशन में है तो वो रुकना नहीं चाहती है, वो चाहती कि मैं मोशन में ही रहूं। दिस फीचर, दिस नेचर, दिस कैरेक्टर, दिस बिहेवियर, दिस प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड इनर्शिया। समझ में आया? क्लियर है? अब टाइप ऑफ इनर्शिया पर डिस्कशन होगा। यस, बोलो बोलो। ठीक, क्यों नहीं होगी? अगर एस्ट्रॉयड में देखो भाई, स्पीड बदल पाना, बड़ी तेजी से कार आ रही थी और कार में टकरा गई मक्खी। क्या मक्खी कार में टकरा करके स्पीड बदल पाएगी? कारण जितना कार को इम्पैक्ट चाहिए था जोरदार, उतना इम्पैक्ट नहीं हुआ। और वही हाथी आ गया और चलती कार से टकरा गया तो स्पीड बदल देगा क्या? बिल्कुल बदल देगा। कार कहीं और जाके घुस जाएगी। ठीक है ना? तो डिपेंड करता है कि जो टक्कर हुई है वो किसके साथ हुई है और कितना मोमेंटम चेंज हुआ है। एक नया शब्द यहाँ पर आपके सामने आ गया। क्या बोला मैंने? मोमेंटम। कितना मोमेंटम चेंज हुआ है। अगर मोमेंटम भारी भरकम चेंज हुआ है तो कुछ भी हो सकता है, और मोमेंटम यदि बहुत कम चेंज हुआ है तो कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है? तो अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ इनर्शिया पे। लिखिए टाइप ऑफ इनर्शिया। डेफिनेशन लिख ली ना सबने इनर्शिया की? हाँ। अच्छा, एक चीज़ और, टाइप ऑफ इनर्शिया लिखने के पहले मैं आपको बता दूं, इनर्शिया को मेज़र किससे करोगे? मेज़र ऑफ इनर्शिया, मेज़र ऑफ इनर्शिया, किसी चीज़ की जो आलस है उसका मेज़रमेंट क्या है? किसी चीज़ की जो आलस है बच्चों, आलस मतलब कि कैसी वाली आलस? यहाँ पे या तो रेस्ट में है तो रेस्ट मेंटेन करेगा, और मोशन में है तो मोशन मेंटेन करेगा। ये एक प्रकार की आलस है। तो इसको मेज़र कैसे करोगे? मेज़रमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे होगा? मेज़रमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे होगा? हाउ कैन यू मेज़र इनर्शिया? एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। किसका इनर्शिया कम है आप मुझे बताइएगा। ठीक है? आपको पता चल जाएगा कि इनर्शिया किसका ज़्यादा होता है, आलस किसकी ज़्यादा होती है। एक मैंने रास्ते में एक पिल्ला या कुत्ता बैठा हुआ है, बोलो हाँ या ना, और एक बड़ा सांड या भैंस बैठा हुआ है। आप दौड़ लगा करके गए स्प्रिंट मारते हुए सुबह सुबह से, हाँ या ना? आप जैसे डॉगी के बगल से जाओगे वो चौकन्ना उठ करके भागेगा वहाँ से, हाँ या ना? भागेगा कि नहीं भागेगा? भागेगा, तुरंत इधर उधर हो जाएगा। ज़्यादा खतरनाक हुआ तो आप ही के पीछे लग जाएगा। और दूसरा उधर बड़ा सा बुल बैठा हुआ है तो उसको कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? इवन दो उसको उठाने के लिए आप कई बार उसको बोलोगे उठ जाओ उठ जाओ, देखते होगे आजकल उठते ही नहीं हैं। ठीक है ना? बैठ जाते हैं सड़क पे, उठते ही नहीं हैं। कई बार तो मेरा ही मन करता है कि थाली की आरती लेकर के उनकी आरती उतारूं पहले कि उठ जाओ भाई। नहीं उठते हैं, उनको टायर तक छू जाए तो नहीं उठते हैं, इतने प्रो हो चुके हैं। अरे फिर भी नहीं उठते। हाँ ठीक है, सब जानते हैं वो। तो मुझे ये बताइए कि डॉगी फटाक से उठ गया, फुर्तीला है वो, क्या है वो? फुर्तीला है, और एक नहीं उठ रहा है।
कोई वजह है इनर्शिया ज़्यादा है एक का? किसका इनर्शिया ज़्यादा है? बुल का। और किसका इनर्शिया कम है? कुत्ते का, डॉगी का। क्या है कारण? कौन है मेजर ऑफ इनर्शिया? कौन है जिम्मेदार? अरे आलस के बारे में तो बात चल रही भाई, जिम्मेदार कौन है? किस फैक्टर की वजह से इनर्शिया कंट्रोल हो रहा है? जो बोलो बोलो, मारो तुक्का। किस फैक्टर की वजह से? गलत, मास की वजह से। किसकी वजह से? जिसका मास ज़्यादा है उसका इनर्शिया ज़्यादा है, और जिसका मास कम है उसका इनर्शिया कम है। ठीक है। मैदान में 2 खिलाड़ी आपने देखे होंगे, रोहित शर्मा, विराट कोहली। किसका इनर्शिया कम है? विराट कोहली का। और किसका इनर्शिया ज़्यादा है? हिलता नहीं, खड़े हो जाएंगे भाई साहब इस समय फील्डिंग के लिए, आराम से, है ना, घूमता रहेगा ऐसे ही। और कोहली देखो दौड़ मचाता रहेगा यहाँ से वहाँ। तो मास का बहुत फ़र्क है इनर्शिया में, समझ गए ना? तो मैं कह रहा था व्हाट इज़ मेजर ऑफ इनर्शिया? मास इज़ द मेजर ऑफ इनर्शिया। लिखिए कॉपी में, मास इज़ द मेजर ऑफ इनर्शिया। तो भैया फिजिक्स खुद बोल रही है कि ज़्यादा मास मत बढ़ाइए, नहीं तो इनर्ट हो जाएंगे। ठीक है, मास इज़ द मेजर ऑफ इनर्शिया। ठीक है ना, मतलब मोशन वाली एक्टिविटी के लिए, बाकी चीज़ से मतलब नहीं है। मोशन, दौड़ने कूदने की एक्टिविटी के लिए आपका जो मास है वो आपको क्या करेगा? इनर्ट करेगा। मतलब जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा, अरे वो तो ठीक है, हाँ बोल भी सही रहे हो कि जितना ज़्यादा मास होगा ग्रेविटेशनल फोर्स उतना ज़्यादा लगेगा और आप उतने ज़्यादा इनर्ट होते जाएंगे। समझ में आ गया? तो मास इज़ द मेज़र ऑफ इनर्शिया। तो जो ज़्यादा भारी चीज़ें होती हैं उनका इनर्शिया बहुत हैवी होता है। अभी हवा आई तो ये कुर्सी पलट के गिर जाएगी, बोलो हाँ। अब इसी हवा की जगह कोई हाथी बैठा होता, चाहे कितना तेज़ तूफान चल जाए, क्या हाथी पलट के उड़ जाएगा? क्या बोलो, उड़ेगा क्या? नहीं उड़ेगा, क्योंकि उसका मास ज़्यादा है, उसका इनर्शिया ज़्यादा है, और ज़्यादा इनर्शिया को ब्रेक करने के लिए ज़्यादा वाला फोर्स लगेगा। समझ में आया? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? एक बार हाथी उड़ गया था, तुमको दिखाया था मैंने, उड़ा था हाथी। एक जगह शादी हो रही थी, तो शादी में उन लोगों ने वो बलून वाला हाथी होता है तो बलून वाला हाथी उन्होंने सामने लगा दिया, बलून का हाथी। समझ गए ना? जोरदार तूफान आया, बलून वाला हाथी हवा में उड़ गया, लोग चिल्लाने लगे हाथी उड़ गया, हाथी उड़ गया। हमने भी देखा हाथी उड़ गया था ठीक है, चलिए। तो मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया को किससे मेजर करते हैं? मास से। ठीक है, अब लिखिए टाइप ऑफ इनर्शिया। टाइप ऑफ इनर्शिया। अब आप सारी बुक पढ़ेंगे तो आपको बड़ा आनंद आएगा, आपको पूरी बुक समझ में आएगी। आज मैंने बहुत डिटेल में बातें की थी। टाइप ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया के टाइप, ये सिचुएशन आपने अपनी लाइफ में भी फील की होगी। भैया 3 टाइप के इनर्शिया हैं। नंबर 1 इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। दूसरा इनर्शिया ऑफ मोशन, और तीसरा इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। समझ गए भाई? इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या कहता है, ये डेफिनेशन घर पे लिखिएगा आप लोग, सुनते जाइए। व्हाट इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट? अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहती है। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ रेस्ट। बस, इफ अ बॉडी इज इन रेस्ट, समझ गए ना, इट विल कंटिन्यू इट्स रेस्ट, या इट टेंड टू मेंटेन इट्स पोजीशन ऑफ रेस्ट। दिस इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अगर कोई रेस्ट में है, जैसे चेयर रेस्ट में है, तो ये किस में रहना चाहती है?
रेस्ट में। इसीलिए इसका रेस्ट मोड तोड़ने के लिए तुमको फोर्स लगाना पड़ेगा। तो अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहती है। एग्जाम्पल, ये काम आप लोग आज अपने अपने घर में करिएगा और वीडियो बना करके डालिएगा ग्रुप में हमारे, ठीक है? क्या है, एक कांच का गिलास लीजिएगा और कांच के गिलास के ऊपर कहीं अगर घर में कोई ताश का पत्ता मिल जाए तो ताश का पत्ता ले लीजिएगा, प्लेइंग कार्ड, ठीक है? और उस ताश के पत्ते के ऊपर 5 का सिक्का या 2 5 के सिक्के, समझ गए, रख दीजिएगा, कोई चिकनी सी चीज़, ठीक है? और फिर ताश के पत्ते को यूँ सटाक से मारिएगा उंगली से। ताश का पत्ता हल्का होता है इसलिए आपके हाथों में चोट नहीं आएगी, समझ गए? तो ताश के पत्ते को आप यूँ सटाक करेंगे तो ताश का पत्ता चला जाएगा आगे, बोलो हाँ, और सिक्का गिरेगा कहाँ, नीचे, बोलो होगा कि नहीं होगा? कि सिक्का भी चला जाएगा? नहीं जाएगा ना। अगर धीरे मारोगे तो सिक्का चला जाएगा, अगर धीरे मारोगे तो सिक्का भी, मगर तेज मारोगे तो सिक्का नहीं जाएगा। क्लियर? क्योंकि कनेक्टेड बॉडी मान लोगे, अगर धीरे मारोगे तो वो कनेक्टेड हो जाएंगे और अगर तेज मारोगे तो कनेक्टेड नहीं माने जाएंगे। दूसरा तरीका, एक धागा बांध लेना, एक धागा बांध लेना छत से, क्लियर है? और यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट बांध देना और फिर यहाँ से दूसरे हिस्से से भी धागा बांध लेना नीचे। और एक काम करना, धागे को जोर से पकड़ के सटाक खींच देना। बताओ धागा कहाँ से टूटेगा, ऊपर से या नीचे से? नीचे से टूटेगा। कहाँ से टूटेगा? नीचे से। समझ गए? बताता हूँ। अब धागे को दूसरा केस में फिर से धागा बांधना और हाथ से पकड़ करके आराम आराम से वजन बढ़ाना। बताओ अब की बार धागा कहाँ से टूटेगा? ऊपर से, क्योंकि अब की बार धागा जब आराम से वजन बढ़ाओगे तो ये कनेक्टेड हो जाएगा पूरा। क्या हो जाएगा? और पिछले बार सारा का सारा झटका इसको मिल जाएगा। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इफ अ बॉडी इज इन रेस्ट इट विल कंटिन्यू इट रेस्ट, दिस इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो ये सिक्के वाला एक्सपेरिमेंट आप घर में कर सकते हैं। क्लियर हो गया? क्यों? कार्ड और सिक्के में किसका इनर्शिया ज़्यादा था? बताओ। सिक्के का। किसका? क्योंकि ज़्यादा मासिव सिक्का था। तो सिक्का रेस्ट में था तो रेस्ट में रहना चाहता है। आपने इनर्शिया ब्रेक किया है, दोनों का किया है। कार्ड पे आपने उंगली मारा, उसके साथ वो भी कनेक्टेड है, हाँ या ना? तो कार्ड हल्का था, उसका इनर्शिया कम था, तो उसका इनर्शिया जल्दी ब्रेक हो गया। मगर सिक्का भारी था, उसका इनर्शिया ज़्यादा था, इसलिए उसका इनर्शिया जल्दी ब्रेक। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? सो दिस इज कॉल्ड लॉ, फर्स्ट बताया था ना, फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया नहीं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। क्या बोलते हैं इसको? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। दूसरा, इसको आपने देखा भी होगा, आप गाड़ी में बैठे हुए हैं, कल परसों ही मैं आपको हिचकोले मार रहा था, गाड़ी में बैठे थे आप मेरे पीछे आइसक्रीम लेकर के, और मैंने गाड़ी एकदम से स्टार्ट करी, हाँ समझ गए? तुम कहाँ हो गए थे? आगे हो गए थे कि पीछे हो गए थे? पीछे हो गए थे। क्या हो गए थे? पीछे हो गए थे। क्यों? इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण। क्योंकि भाई साहब ये देखिए, ये बैठे हुए थे आराम से पैर फैला के, बोलो हाँ या ना? सब बता रहे हैं, वही आ रहे हैं। तो जैसे ही गाड़ी पहले रेस्ट में थी, एकदम से मोशन में आई, बोलो हाँ। जब गाड़ी शुरुआत में रेस्ट में थी तो आपकी पूरी बॉडी मान के चल रही थी कि हम काय में हैं भैया? रेस्ट में हैं। u बराबर 0 मतलब इनिशियल स्पीड बराबर 0 मतलब रेस्ट में है। अब बॉडी के नीचे के चक्के कनेक्टेड हैं इनकी बॉडी के लोअर पार्ट से, सीट में बैठे हैं ना, तो बॉडी का ये वाला पार्ट कनेक्टेड है, बोलो हाँ, ठीक है। तो लोअर पार्ट में जैसे गाड़ी के चक्के तेज़ी से चले, लोअर पार्ट किस में आ गया? मोशन में। किस में आ गया? और इनर्शिया के कारण ऊपर वाली बॉडी किस में रही? मस्त रेस्ट में। किस में रही? तो ये वाला पार्ट कहाँ चला गया? आगे, हाँ या ना? तो उसका विरोध दिखाने के लिए ये वाला पार्ट कहाँ चला गया? पीछे। समझ में आया? जर्क। अरे क्यों नहीं लगता है? अगर ये बहुत ज़ोर से हो जाए तो आप तो फ्लैट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? फ्लैट हो जाएंगे। याद करिए जिस दिन आप बहुत सारा सामान लेकर के बैठे हुए थे, याद है मैंने एक दिन आपको 30 किलो की बोरी पकड़ा दी थी,
तो जैसे ही मैंने ब्रेक मारा, इनकी बॉडी का ऊपर का इनर्शिया बहुत ज़्यादा हो गया, क्योंकि खुद भी 20-30 किलो के और ऊपर से बोरी 30 किलो की। तो जैसे मैंने गाड़ी आगे बढ़ाई, ये फ्लैट हो गए थे एकदम पीछे। क्या हो गए थे? फ्लैट हो गए थे, मतलब ऐसे बैठना था तो ये ऐसे हो गए थे, चिल्लाने लग गए। फिर मैंने भैया बैक करी गाड़ी, मैंने कहा पीछे हो जा भाई, नहीं तो कहीं रिफ्लेक्स एंगल ना बन जाए। अभी तो 180 बना है, फिर और नीचे चला जाए। हाँ तो याद है? तो ये तो तुम्हारे साथ घटित हो चुका है। तो क्यों? क्योंकि ऊपर की बॉडी का इनर्शिया, तुमने पकड़ रखी थी बोरी, तो बॉडी तुम्हारी टोटली बहुत मासिव हो गई, बहुत ज़्यादा हैवी हो गई। तो तुम्हारे पूरे ऊपर के सिस्टम का इनर्शिया क्या हो गया? बहुत ज़्यादा। क्या हो गया भाई साहब? बहुत ज़्यादा। समझ गए? तो हैवी चीज़ों को ले करके और ये स्टंट करना बहुत दिक्कत वाली बात है। समझ गए ना? पता चले वो तुम आगे बढ़ गए और उसकी आधी कमर वहीं रह गई। वो सब होते हैं। हाँ, तो ये कहलाता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। क्या कहलाता है? इनर्शिया ऑफ। दूसरा है इनर्शिया ऑफ मोशन। अच्छा, इनर्शिया ऑफ रेस्ट के बहुत एग्जांपल हैं। घर में कभी बोरा वोरा झाड़ते होगे, गंदगी वगैरह झाड़ते होगे, तो बोरे को फटकते होगे तो नीचे पार्टिकल हैवी वाले नीचे गिर जाते हैं और बोरा हिलता रहता है। समझ गया ना? वो उसकी डस्ट पार्टिकल नीचे आ जाते हैं, वो भी इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण। एक और बात करेंगे इनर्शिया ऑफ मोशन की। इनर्शिया ऑफ रेस्ट खत्म हो गया यहाँ पे। इनर्शिया ऑफ मोशन मतलब ये, इफ़ अ बॉडी इज़ इन मोशन इट टेंड्स टू बी कंटिन्यू इन मोशन। अगर कोई बॉडी मोशन में, तो मोशन में रहना चाहती है। भाई साहब देखा होगा, जब बहुत ज़ोर से एथलीट दौड़ते हुए आता है, यूसेन बोल्ट की याद कीजिए, ओलंपिक भी शुरू होने वाले हैं, इतनी ज़ोर से दौड़ता है कि लाल रिबन काटने के बाद भी आधा मैदान चला जाता है। हाँ, 100 मीटर। अरे गलत बोल रहे हो भाई। हाँ ठीक है ना? तो इतनी ज़ोर से दौड़ता है, इतनी ज़ोर से दौड़ता है। अब जब वो दौड़ करके रिबन पे आएगा तो उसकी बहुत सारी स्पीड रही होगी कि नहीं रही होगी? तो एकदम से वो थोड़ा ना वहाँ आके परेड सावधान ठोकेगा, बोले मैं पहुँच गया और रिबन ये छू दिया मैंने। ऐसे नहीं हो सकता है। हाँ या ना? बहुत सारी स्पीड में था, फिर दौड़ते 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 आराम आराम से रुकता है। रुकता कि नहीं रुकता है? सो इफ़ अ बॉडी इज़ इन मोशन, अर्थ में इतना ज़्यादा फ्रिक्शन है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसके बाद भी उतनी ज़्यादा स्पीड में था कि अपने मोशन को तत्काल ख़त्म नहीं कर पाया, ड्यू टू इनर्शिया। ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। इफ़ ए बॉडी इज़ इन मोशन इट विल कंटिन्यू इट्स मोशन। खिलाड़ी देखे होंगे आपने कैच लेते समय मैदान में, जो दौड़ करके जाते हैं, कैच लेने के बाद कैच लेते हैं और उसके बाद स्लाइड कर जाते हैं आगे तरफ, कर जाते हैं ना? इवन रोक नहीं पाते हैं कई बार, तो बाउंड्री के किनारे कहाँ कहाँ घुस जाते हैं, स्क्रीन के नीचे घुस गए, उस तरफ चले गए। समझ गए ना? तो ये क्यों है? इनर्शिया ऑफ मोशन। इफ़ अ बॉडी इज़ इन मोशन इट विल कंटिन्यू इट्स मोशन। समझ में आ गया? सो ये है इनर्शिया ऑफ मोशन। इसका दूसरा एग्जाम्पल, आपकी गाड़ी चल रही है और गाड़ी ने सडन ब्रेक मारा। बताइए आप कहाँ जाएंगे? आगे की तरफ कि पीछे की तरफ? आगे की तरफ। समझ में आया? इसका उल्टा, जब आपकी गाड़ी चल रही थी तो आपकी बॉडी का नीचे वाला पार्ट और बॉडी का पूरा ऊपर वाला पार्ट किस में था? मोशन में। किस में था? मोशन में। बोलो हाँ या ना? और जैसे बॉडी ब्रेक मारी तो नीचे वाला पार्ट किस में आ गया? रेस्ट में। बोलो हाँ या ना? मगर बॉडी के ऊपर वाले पार्ट को पता नहीं चला, वो मोशन में ही था, इसलिए ये पार्ट तो रुक गया और ये पार्ट कहाँ चला गया? आगे चला गया। समझ में आया? दिस इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ, बोलो समझ में आ गया? इनर्शिया ऑफ मोशन। तीसरा है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो इनर्शिया जो है वो डायरेक्शन का अपोज करता है, डायरेक्शन बदलने का भी क्या करता है? अपोज करता है। समझ गए ना? एक बॉडी चाहती है कि उसकी डायरेक्शन ना बदली जाए, क्योंकि डायरेक्शन कब बदलती है? जब फोर्स लगता है। बोलो हाँ। डायरेक्शन कब बदलती है? फोर्स लगता है। और कल मैंने बताया है कि इनर्शिया को ब्रेक करता है फोर्स। तो एक बॉडी चाहती है कि वो इनर्शिया मतलब यूनिफॉर्म मोशन करे, और यूनिफॉर्म मोशन किस में होता है? स्ट्रेट लाइन में। किस में होता है? तो बॉडी चाहती है कि उसकी स्ट्रेट लाइन मेंटेन रहे, डायरेक्शन ना बदले। जब आप कभी कार में बैठे हैं और कार शानदार टर्न से यहाँ की ओर मुड़ती है, तो कार अंदर की ओर मुड़ती कि नहीं मुड़ती? बोलो। और आप कहाँ जाते हैं? उस तरफ। कहाँ जाते हैं?
समझ में आया? तो ये विरोध है कि नहीं है, अपोज है कि नहीं है? तो इनर्शिया क्या करता है? रेजिस्ट करता है। क्या करता है? और कार के दरवाजे अगर खुले हों तो आप बढ़िया वहाँ फुटबॉल के जैसे लुड़बुड़ाते चले जाएंगे, हाँ या ना? कभी ब्रेक डांस के झूले में बैठे हो? सबसे बुरी हालत उसकी होती जो कोने में बैठा होता है, बीच वाला मज़े में रहता है। वो ऐसे ऐसे जो घूमता है, ऐसे करके ऐसे ऐसे घूम देता है, हाँ। तो जो किनारे बैठा रहता है उसका भरता बन जाता है। समझ गए? क्यों? क्योंकि वो उसका काम ही रहता है घूमना। अब उसमें टोकरी आती है और वो टोकरी घूमती है, बोलो हाँ। अब इनर्शिया के कारण यदि घूम रहा है, पता इस तरफ घूमेगा, ऐसे घूमेगा, बोलो हाँ या ना? ऐसे घूमेगा तो जो ये बैठा है और इसके साथ ये जो मोटू बैठा है और यहाँ पर तो और कोई बढ़िया गेंडा आदमी बैठा लो, हालत ख़राब हो जाएगी। ये इसको धक्का ट्रांसफ़र करेगा, ये इसको धक्का ट्रांसफ़र करेगा, ये इसको, ये बिल्कुल उसको दबा दबा के हैरान कर देंगे, बोलो हाँ या ना? इसलिए कभी ब्रेक डांस के झूले में बैठना तो यहाँ पर वेदांत को मत बैठालना, नहीं पता चला वेदांत मिलेगा बाद में कि नहीं मिलेगा झूले के बाद। समझ रहे हो ना? ये दुबले पतले आदमी को इधर नहीं और इधर नहीं, तुम कहाँ बैठना? बीच में। कहाँ बैठना? बीच में। समझ गए ना? कोने वाले के ऊपर पूरा का पूरा इनर्शिया उसके ऊपर थोपेगा जा करके। नहीं, इनके ऊपर थोड़ा लगेगा, मगर भाई पूरी बॉडी प्रेस तो इधर होगी ना। जैसे ये मुड़ेगी यहाँ गार, बोलो हाँ, अंदर की तरफ, तो ये सब के सब कहाँ खींचेंगे? बोलो बाहर, इधर की तरफ खींचेंगे कि नहीं खींचेंगे? तो सारा का सारा लोड किसको मिलेगा? ये छोटू को मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हाँ या ना? और जब उल्टा घूमेंगे तो सारा का सारा लोड किसको मिलेगा? इसको मिलेगा। तो बोलो मज़े में कौन है? बीच वाला। इसलिए कभी भी ब्रेक डांस में बैठो, कहाँ पर बैठो? 3 लोग वाले में बीच में बैठो। हाँ, अकेले बैठ जाओगे तो फिर थोड़ा टाइटली पकड़ के रखना पड़ेगा भैया, ताकि बंद रहता हो, ठीक है ना? तो ये याद रखिएगा, दिस इज़ बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। चलिए तो ख़त्म कर दें आज की चर्चा को यहीं पर। आज हमने 3 टाइप के इनर्शिया आपको बता दिए, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ठीक है? कल हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। आज हालांकि मैंने ज़्यादातर पढ़ा दिया है, कल मैं आपको पढ़ाऊंगा एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, उसके बाद स्टार्ट करेंगे मोमेंटम, फिर उसके बाद सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। लोकेश सर अनलिमिटेड इस रीजन, दिस इज साइनिंग ऑफ।